पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने तो अभी क्लास को नहीं देखा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जाके क्लास को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में कितना जो है इंटरेस्टिंग तरीके से सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया गया है। तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो शुरुआत है वो क्वेश्चन नंबर 88 से शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन है संचार गुप्तचर में कौन जो है शामिल नहीं था। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है और बहुत ज्यादा गुप्तचरों की नियुक्ति की गई है। तो इसमें से कौन से गुप्तचर है या इसमें से कौन सा आप देखेंगे प्रकार है गुप्तचरों का। मोस्टली दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्थागत गुप्तचर और दूसरा संचार। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संचार गुप्तचर में कौन शामिल नहीं था। पहला ऑप्शन है तीक्ष्ण, दूसरा है रसद, तीसरा है परिव्राजिका, चौथा है उदास और पांचवा है सन्नी। तो आपको बताना है कि गुप्तचर में से कौन से। आपको मैंने बताया था वीडियो में कि जो तीक्ष्ण गुप्तचर होते थे बहुत साहसी गुप्तचर होते थे, खतरनाक गुप्तचर होते थे। और जो रसद है ये इनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, खाने पीने की चीजों में विष मिला करके दुश्मनों को दे देते हैं और उनकी हत्याएं कर दिया करते थे। ये रसद गुप्तचर होते थे। परिव्राजिका में महिलाएं हुआ करती थी, ये भी गुप्तचर के रूप में काम किया करती थी और इनका प्रचलन बड़े पैमाने की था। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में तो महिलाओं को राजा का अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था, यानी कि राजा की जो पर्सनल अंगरक्षक होती थी वो महिलाएं हुआ करती थी। और इस बात का जो उल्लेख है वो कौन करता है, जो कि आप जानते हैं सीरिया से आए हुए राजदूत थे मेगास्थनीज ने इस बात का उल्लेख किया, बहुत बेहतरीन वर्णन किया उन्होंने। इसके अलावा उदासी और सन्नी। सन्नी गुप्तचर जो अनाथ बच्चे हुआ करते थे या जो अनाथ लोग होते थे जिनका कोई नहीं होता था उनको सन्नी गुप्तचर कहा जाता था। तो इसमें जो उदासी है ये आपका संस्थागत गुप्तचर है, ये आपका जो है संचार गुप्तचर में नहीं आएगा। तो इसमें आपका जो उदासी है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। इसमें कोई ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। बताएंगे बच्चों को कौन सा जो है वर्ड जो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है काकलिक, यानी कि छात्र के रूप में गुप्तचर। क्या जो गुप्तचर छात्र के रूप में रहते थे उन्हें मौर्य साम्राज्य में काकलिक कहा जाता था। दूसरा है उदास्तिक, यानी कि सन्यासी के रूप में गुप्तचर। क्या सन्यासी के रूप में जो गुप्तचर होते थे मौर्य साम्राज्य में उनको उदास्तिक कहा जाता था। तीसरा है वैदेहक, यानी कि व्यापारी के रूप में गुप्तचर। और चौथा है सन्नी, यानी कि स्त्री के रूप में गुप्तचर। तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। आई होप आपने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप कर लिए होंगे। तो आपका पहला सही है, काकलिक छात्रों को कहा जाता था। उदासी ये सन्यासी हुआ करते थे जो जगह जगह घूम घूम करके भिक्षा मांगते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि ये गुप्तचर भी हो सकते थे। ऐसे लोगों को भी गुप्तचर के रूप में मौर्य साम्राज्य में नियुक्त किया गया था। इनको क्या कहा जाता था, उदास्तिक, इम्पोर्टेंट है। और वैदेहक, वैदेहक मींस व्यापारी के रूप में। व्यापारी भी जगह जगह सामान खरीदने बेचने आया जाया करते हैं। मार्केट में वो वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो उन्हें पता होता है कि मार्केट में कहीं कालाबाजारी या कहीं वस्तुओं की चोरी या ज्यादा महंगा या कम इस तरह का कुछ लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो उस सारी चीजों का जो सूचना है वो राजा को पहुंचाते थे। तो इसीलिए व्यापारियों को भी गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया गया था। चौथा गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सन्नी मीन्स होता है अनाथ व्यक्ति जिसे गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया जाता
या जो सही गलत का निर्णय ले सके, ऐसे एम्बेसडर्स को निस्तार्थ एम्बेसडर कहा जाता था। ये कोई भी संधि समझौता दूसरे राजा से कर सकते थे बिना शासक के परमिशन, यानी कि शासक उनको पहले से ये अधिकार देता था कि वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, किसी भी संधि में किसी भी चीज में हस्ताक्षर कर सकते हैं या संधि कर सकते हैं। तो ये आपका पहला है, ये सबसे शक्तिशाली एम्बेसडर हुआ करता था। दूसरा है परमितार्थ। ये जो एम्बेसडर होते थे ये संधि कर सकते थे लेकिन उतना ही जितना कि राजा कहते थे, यानी कि ये वही करते थे या उतना ही ये कार्य करते थे जितना उनको राजा निर्देश दे करके भेजता था, यानी कि राजा के अकॉर्डिंग ही ये संधि कर सकते थे। ये स्वेच्छा से संधि नहीं कर सकते थे, राजा उनको जिस काम के लिए नियुक्त करता था उतना ही करते थे और उन्हीं उसी के अकॉर्डिंग ये संधि करते थे। और जो आपका तीसरा है वो आपका है शासनाहार। ये संधि नहीं कर सकता था, ये सबसे कमजोर राजदूत होता था, ये सिर्फ वहाँ पे नियुक्त होता था और वहाँ की बातों को या यहाँ के बातों को उस राज्य में ले जाता था, वहाँ से यहाँ लेके आता था। ये संधि करने का इसको अधिकार नहीं होता था। तो ये सबसे कमजोर जो है राजदूत होता था और सबसे शक्तिशाली जो होता था वो निस्तार्थ हुआ करता था। तो इसको भी ध्यान देंगे, हो सकता है पावर के क्रम में पूछ ले, तो आपको क्रम पता होना चाहिए, सबसे पावरफुल उसके बाद। अभी जो चौथा है ये गलत है क्योंकि इसका भी आंसर आपके सामने ये उदास क्या है, ये गुप्तचर है, ये एम्बेसडर नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए आसान भी बनाया कि आप लोग ऐसे ना डर जाए कि मैंने बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन हाँ इससे आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो रहा होगा कि आप जान रहे होंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो दूत है, सॉरी ये क्या है, गुप्तचर है, ये राजदूत नहीं हो सकता है। तो आपका जो लास्ट है ये नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये एक गुप्तचर है। आगे है मौर्य सेना में कौन शामिल नहीं था। इसमें से कौन है जो मौर्य सेना में शामिल नहीं है? ऑप्शन में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पांचवा है आटविक। आटविक में से होता है जंगली। जो जंगली लोग होते हैं, यानी कि जो जंगल में निवास करते हैं, जंगली मीन्स असभ्य नहीं, यानी कि जो जंगल में निवास करते हैं, जो आज भी अपने जीवन को कहीं की प्रकृति के बीच में रखते हैं, नेचर के बीच रखते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा परिवर्तन पसंद नहीं है, जिनको वर्तमान में हम जनजातियाँ कहते हैं, वो जो है उस समय उनको आटविक कहा जाता था। ये जंगली उत्पादों पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, चाहे वो कंदमूल के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो। तो आप बताएंगे कि इनमें से वो कौन से लोग हैं या वो कौन है जो मौर्य साम्राज्य में सेना में शामिल नहीं होता था? तो ब्राह्मण को ये तो भाई श्रेष्ठ है, इनको समाज में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था, तो ये बिल्कुल शामिल हो सकते थे क्योंकि इसके पहले तो वर्ण व्यवस्था जो चार उस पे आधार पे थी, वहाँ पे ब्राह्मण का काम ज्ञान देना, दान लेना यही सब था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है क्योंकि साम्राज्य विस्तार जैसी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, इन्हें भी शामिल किए जाने की बात की गई। दूसरा है क्षत्रिय। तो इनका तो काम ही है, यानी कि इनका पेशा ही है युद्ध करना, तो क्षत्रिय भी शामिल थे। तीसरा है वैश्य, मौर्य साम्राज्य वैश्य को भी शामिल किया गया है। चौथा है शूद्र। यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो शूद्र वर्ग को इन तीनों वर्गों की सेवा करने की बात की गई थी, यानी इन्हें इस तरह के कार्य में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा कि नहीं, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन से ग्रंथ में शूद्रों को आर्य बोला गया है या आर्य शब्दों के लिए उपयोग किया गया है, तो अर्थशास्त्र में। और उन्होंने कहा कि इन्हें सेना में भर्ती होने का अधिकार है और ये कृषि भी कर सकते हैं, ये कृषि कार्य करने का भी अधिकार दिया गया है, जो कि इसके पहले वैश्यों का हुआ करता था। तो ये आपके क्या हो गए, शूद्र भी होंगे। चौथा है आटविक, यानी कि जंगली लोग या जनजातीय लोग, इनको भी सेना में शामिल करने की बात की गई है, यानी कि ये सारे जो है सेना में शामिल थे। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो शामिल ना हो, यानी कि सभी शामिल हैं। तो ये आपका कोई नहीं का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य ब्राह्मण सेना को अधिक महत्व क्यों नहीं देते थे? आखिर क्या कारण था कि कौटिल्य कहते थे कि ब्राह्मणों को सेना में नहीं भर्ती करना चाहिए, उनकी जगह दूसरी जातियों के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? तो क्या रीजन था जो कौटिल्य ऐसा बोलते थे या ऐसा उनका मानना था? तो ऑप्शन में है इनका कार्य सिर्फ ज्ञान देना था। क्या इसलिए ब्राह्मणों को ये नहीं मानते थे कि
है कौटिल्य के अकॉर्डिंग कि क्यों ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपको सही आंसर आई होप आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, और अगर नहीं ढूंढा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा शरण में आए हुए शत्रुओं को ये माफ कर देते थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे, अगर कोई शरण में आ जाता था तो उसको माफ कर देते थे, उसको दंड नहीं देते थे, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सॉरी यही आपका क्या है, सही है। इसी वजह से कौटिल्य कहते हैं कि ब्राह्मणों को सेना में नहीं भर्ती करना चाहिए, क्योंकि ये शत्रु को माफ कर देते हैं और बाद में शत्रु क्या करता है, बदला ले सकता है। जैसे आप देखेंगे क्षत्रिय में भी इस तरह का जो है कि जो है निहत्थे पे जो है हथियार नहीं चलाना चाहिए, या अगर मैदान छोड़ के कोई भाग रहा हो तो उसको पीठ वार नहीं करना चाहिए, या शरण में अगर कोई आया हो तो उसको संरक्षण देना चाहिए। इस तरह की बातें क्षत्रिय में भी कहा जाता है। हमारे इतिहास में तो इतिहास गवाह है कि आप देखेंगे जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने भी मोहम्मद गौरी को पीछे से वार नहीं किया। ऐसे बहुत सारे राजपूत हैं जो इस तरह का काम करने से जो है मना करते थे, लेकिन ये काफी सौर्य मतलब जो एक तरीके से कि वीर भी हुआ करते थे, काफी जबान के पक्के होते थे, कोई भी चीज एक बार प्रण कर लेते थे तो उसको जरूर पूरा करते थे। ये भारतीय क्षत्रियों की पहचान थी। इसीलिए अकबर ने अपनी सेना में बड़े पैमाने पे, या ऐसे कहिए कि बड़े पैमाने पे जो क्षत्रिय कुल के लोग थे उनसे जो है शादी, उनके यहाँ शादी करके या कहीं की रिश्तेदारी करके या दोस्ती करके उन्हें अपनी तरफ मिला लिया था। चूँकि ये एक तरीके से कहेंगे कि दृढ़ इच्छा शक्ति के होते हैं या अपनी बातों के बहुत पक्के हुआ करते हैं, एक बार जो कह देते हैं उसके लिए जान न्यौछावर कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने राजपूत नीति के तहत जो है बहुत ही एक तरीके से कहेंगे कि विनम्र या बहुत जो है लचीला नीति अपनाया था। ये आगे पढ़ाएंगे आपको। आज यहाँ पे फिलहाल जो है मौर्य को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र में किस युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें से वो कौन सा उल्लेख है, कौन सा युद्ध है जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है। पहला है प्रकाश युद्ध, यानी कि खुला युद्ध, यानी कि आमने सामने का युद्ध, मैदान पे दोनों पक्षों के लोग आ जाए
बता चुकी हूँ, भाग 1/6 हुआ करता था। तीसरा है विविध, यानी कि चारागाहों से आए, क्या मौर्य साम्राज्य में चारागाहों पर भी टैक्स लगते थे। और चौथा है वर्तनी, यानी कि सड़क इस्तेमाल से कर या आय। वर्तमान में जैसे आप देखते हैं सड़कों पे टोल टैक्स लगते हैं, ऐसे ही सड़क निर्माण में भी क्या टैक्स लगाया जाता था मौर्य साम्राज्य में। और कोई अधिकारी था जो इस सड़क के देख रेख करता था, यानी कि वहाँ पे मील के पत्थर लगाना, कितने किलोमीटर दूरी है, कितना ये सारी चीजें कौन करता था, एक कोई अधिकारी है, आपको पता होना चाहिए वो कौन है, सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों इसमें से कौन सा है जो इसमें राजकीय आय में शामिल नहीं है, क्या पहला दूसरा तीसरा है, क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा है, क्या दूसरा चौथा है, या दूसरा तीसरा चौथा है, या इनमें से कोई नहीं है। कोई ऐसा है जो राजकीय में कौन कौन से स्रोत शामिल हैं, आपको बताना है कौन कौन से शामिल हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता है ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई नहीं करेंगे, अगर ये होता शामिल नहीं है तो कोई नहीं कर देते, यानी कि सारे शामिल हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो शामिल ना हो, तो सब शामिल है। क्योंकि यहाँ पे शामिल है पूछा है तो उपरोक्त सभी या इन चारों ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा जो है वर्ड है जो सुमेलित नहीं है, या ऐसा कौन सा कथन है जो असत्य है। तो पहला है बलि। बलि क्या है, क्या ये उपकर है जो राजा उपज के अतिरिक्त प्रजा से लेता था। पिंडकर, क्या ये कुछ गांव को इकट्ठा कर देना होता था, यानी कि कुछ गांव ऐसे होते थे जो इकट्ठा मिला करके टैक्स दिया करते थे। जैसे अंग्रेजों के टाइम में आपने महालवाड़ी व्यवस्था देखी थी, वहाँ पे एक महाल के अंतर्गत सारे लोग मिल करके टैक्स को इकट्ठा करते थे, और गांव का मुखिया या महाल का जो मुखिया होता था वो सारे टैक्स को ले जा करके राजकोष में जमा करता था। क्या ऐसी व्यवस्था है मौर्य साम्राज्य में जिसे पिंडकर कहा जाता था। तीसरा है सेना भत्ता, संभवतः या किसानों से उपज के रूप में लिया जाता था। क्या सेना भत्तम कर किसानों से उपज के रूप में, यानी कि अनाज के रूप में लिया जाता था जो उपजाते थे। चौथा है प्रणय कर, यह एक प्रकार का युद्ध कर था जो 1/3 से 1/4 लिया जाता था। तो बताएं बच्चों इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा होगा। तो बलि आप लोगों को रट गया होगा, ये बलि वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता उत्तर वैदिक काल में ये स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला उपहार था। उत्तर वैदिक काल में ये बाध्यकारी टैक्स हो गया, और मौर्य काल में ये क्या हो गया, ये जो है टैक्स के अलावा ये कर नहीं है बल्कि ये उपकर बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये उपकर हो गया है, ये सही है। पिंडकर, पिंड वर्ड से ये पता चलता है कि पिंड में होता है बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होना या बहुत सारे लोगों का समूह, तो सही है। कुछ गांव ऐसे होते थे जो इकट्ठा कर दिया करते थे, यानी कि इंडिविजुअल ना दे करके एक साथ दिया करते थे, तो उनको पिंडकर कहा जाता था। सेना भत्ता संभवतः या किसानों से उपज के रूप में लिया जाता था, नहीं, यह जब जरूरत पड़ती थी, यानी कि किसी दूसरे देश के ऊपर राज्य के ऊपर आक्रमण करना होता था तो राजा को तत्काल जरूरत होती थी, तो उपज के रूप में अनाज के रूप में नहीं बल्कि नगद लिया जाता था। तो ये उपज की जगह पे नकद होगा, नकद कर या नगद जो है दिया जाता था राजा को। और बढ़ाई कर यह एक प्रकार का युद्ध कर था जो 1/3 से 1/4 लिया जाता था, यानी कि अगर राजा कहीं आक्रमण कर रहा है या राज्य के ऊपर आक्रमण हुआ है तो ऐसे में सुरक्षा के लिए राजा को जो है प्रजा से अलग से कर लेना होता था, तो इसको प्रणय कर कहा जाता था। यानी कि सेना भत्तम और प्रणय ये दोनों कर प्रजा देती थी राजा को, ये वाला जो है नगद रूप में देती है, यानी कि सेना भत्तम जो है ये नगद रूप में देगी। ये मोस्टली सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता था, जैसे उन्हें हथियार की जरूरत है, उन्हें कहीं रुकना है तो वहाँ पे जो है तंबू की या कुछ रहने की व्यवस्था की जरूरत है, उनके घोड़ों को चारे की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है सैनिकों को। तो इन सब के लिए यानी कि सैनिकों की रख रखाव या उनकी देखभाल के लिए या उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता था, जो नगद लिया जाता था, उसको सेना भत्तम कहा जाता था। लेकिन जो प्रणय कर है, यानी कि अगर आक्रमण राजा करने जा रहा है तो उसको पैसे की जरूरत है तो वो अतिरिक्त कर लगा देता था, जिसको कहा जाता था प्रणय कर, और ये उत्पादन का 1/3 से 1/4 तक भी लिया जा सकता था। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के खेती की जाती थी क्या कहलाती थी। ऐसी भूमि भी हुआ करती थी जहाँ पे वर्षा की जरूरत नहीं होती थी, या बिना वर्षा के भी
मोस्टली नदियों के किनारे होती हैं, जहाँ बिना सिंचाई के भी जो उत्पादन हो जाता है, क्योंकि उसमें नमी होती है। नदी की वजह से वहाँ का जो आसपास का एरिया होता है उसमें नमी बरकरार रहती है, तो लोग वहाँ पे आप देखते हैं उत्पादन कर लेते हैं बिना सिंचाई के। तो ऐसी भूमि जो बिना सिंचाई के भी उत्पादन देती थी उसको मौर्य काल में क्या कहा जाता था? इम्पोर्टेंट है बच्चों, बताएंगे। क्या उसको सीता भूमि कहा जाता था? दूसरा है अदेवमात्रक कहा जाता था। तीसरा है वर्तिका। चौथा है देवमात्रक। तो इसमें से कौन सी वो भूमि है जो बिना वर्षा के भी उत्पादन देती थी या बिना वर्षा के उत्पादन किया जाता था? तो बहुत आसान है, सीता भूमि को तो आप तुरंत एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये तो राजकीय भूमि है और राजकीय भूमि छोटी सी तो होती नहीं कि जहाँ बिना बारिश के उत्पादन हो जाएगा, तो पहला एलिमिनेट हो गया। वर्तिका भी आपका नहीं होगा। और देवमात्रक और देवमात्रक में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और देवमात्रक ये भी आपका सही हो जाएगा, जो बिना वर्षा के भी उत्पादन देता था। नेक्स्ट है श्वेत वस्त्र या सफेद कपड़ा को मौर्य साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में आ चुका है ये, इसलिए इसको जरूर गौर करवाएंगे। पहला है वर्ड दुकुल, दूसरा है चीनपट, तीसरा है छौम और चौथा है कसौम। कसौम। अब बताएंगे कौन है जो व्हाइट ड्रेस हुआ करता था या सफेद वस्त्र हुआ करता था, श्वेत वस्त्र हुआ करता था, उसको मौर्य साम्राज्य में किस नाम से जानते थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुकुल होता था। व्हाइट ड्रेस को दुकुल कहते थे। ये चीनपट चीनी रेशमी कपड़ा है, मैं बता चुकी हूँ। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पर स्थित था जहाँ से श्रीलंका के लिए जहाज खुलते थे? ये बंदरगाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अनगिनत बार यहाँ से क्वेश्चन आया है और पूछ रहा है ये कौन से राज्य में स्थित था जहाँ से श्रीलंका के लिए जहाज जाया करते थे? तो अब ऑप्शन में है आपके पास बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बहुत आसान है बच्चों, आपने ये वर्ड बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आंसर आपका क्या है? बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का था ताम्रलिप्ति और यहाँ से श्रीलंका को भी जहाज जाया करते थे, दक्षिण पूर्वी एशिया को भी जहाज जाया करते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है मौर्य काल के बारे में? ध्यान से वर्ड्स को सुनेंगे और आपको आई होप पता चल जाएगा कि कौन सा असत्य है। पहला है विदेशों से माल मंगवाने पर व्यापारी पर कर नहीं लगते थे ताकि उसे लाभ मिले। क्या मौर्य साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर कोई विदेश से माल यानी कि सामान मंगवाता है तो उसको टैक्स नहीं देना होता था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले? क्या ये ऐसी व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य में? दूसरा है व्यापारियों को स्थानीय वस्तुओं पर 5% और विदेशी वस्तुओं पर 10% मुनाफा कमाने का छूट था। क्या ये सच है कि जो स्थानीय व्यापारी होते थे उन्हें स्थानीय वस्तुओं पर यानी कि जो अपने देश की वस्तुएं होती थी, देश के अंदर की वस्तुएं होती थी, उससे 5% का लाभ कमाने का छूट था और जो विदेशी वस्तुएं होती थी उस पर 10% कमाने का जो छूट था? क्या ये सच है? तीसरा है विदेशी व्यापारियों का स्वागत नहीं किया जाता था। क्या मौर्य साम्राज्य में विदेशी व्यापारियों का स्वागत नहीं किया जाता था? क्या ये कथन सत्य है? चौथा है जल परिवहन भूमि परिवहन से महंगा था जिससे कीमतों पर असर पड़ता था। क्या ये सही है कि जो जल परिवहन है ये भूमि परिवहन से महंगा था, इसलिए कीमतों में या जो वस्तुएं आयात निर्यात की जाती थी उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा फर्क आते थे? यानी कि अगर कोई लैंड से जाके ले आता है सामान और कोई जल से, तो क्या कीमतों में फर्क आते हैं? और क्या जल परिवहन महंगा था स्थल परिवहन की अपेक्षा? तो आई होप स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो पहला बिल्कुल सही है, विदेशों से माल मंगवाने पर व्यापारियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था कि ठीक है आप वस्तुओं को मंगाइए और उससे मुनाफा कमाइए, हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। दूसरा, व्यापारियों को स्थानीय वस्तुओं पर 5% लाभ, यानी कि कोई व्यापारी अगर स्थानीय वस्तु को एक जगह से खरीद करके दूसरी जगह बेचता है तो वो 5% का मुनाफा कमा सकता है और अगर विदेश से सामान मंगा करके देश के अंदर बेचता है तो उस पर वो 10% का मुनाफा कमा सकता है क्योंकि उसमें उसका खर्चा ज़्यादा लगता है।
ये दोनों बिल्कुल सही है बच्चों। तीसरा है विदेशी व्यापारियों का स्वागत नहीं किया जाता था। क्या मौर्य साम्राज्य में विदेशी व्यापारियों का स्वागत नहीं किया जाता था? हमारे यहाँ तो स्वागत करने की परंपरा रही है, लेकिन ये सच है कि मौर्य काल में विदेशी व्यापारियों का स्वागत नहीं किया जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर विदेशी आएंगे सामान को लेकर के तो वो जो प्रॉफिट कमाएंगे वो अपने देश को लेकर के चले जाएंगे और हमारे यहाँ के व्यापारियों को लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मतलब बेहतरीन वर्क किया गया है, एक तरीके से कहेंगे मतलब इंसानियत की दृष्टि से तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने देश के बारे में सोचे, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे तो बहुत अच्छा है कि हम अपने देश के व्यापारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप विदेशों से चाहे जितना माल मंगाओ हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई विदेश से आता है हमारे यहाँ सामान बेचने खरीदने तो हम उसका स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन आगे चल के आप क्या देखेंगे, जमोरिन ने एक तरीके से कहेंगे कि अगर जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत ना किया होता तो शायद हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते, या फिर होते तो कब होते पता नहीं, लेकिन वास्को डी गामा ही थे जिन्होंने रास्ता ढूंढा इंडिया आने के लिए पानी के रास्ते से, और उनके पीछे पीछे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आ गए और उन लोगों ने यहाँ आकर के इतना ज़्यादा हम लोगों को तबाही एक तरीके से गुजरना पड़ा तबाही से। उन लोगों की वजह से फ्रांसीसी आ गए, अंग्रेज आ गए, डच आ गए, डेनिश आ गए, स्वीडिश आ गए। तो ये जो रास्ता है ये पुर्तगालियों ने ही उनको बताया, वरना इसके पहले ये जो है इस तरह से विदेशी इतने बड़े पैमाने पे हमारे देश में नहीं आते थे और इतना शायद लूटपाट नहीं होता। तो उनका स्वागत करना, हम उसे अच्छे के रूप में ले या बुरे के रूप में, हालांकि आगे नेचर जिस तरह से किया तो ऐसा लगता है कि काश वास्को डी गामा ना आए होते या जो जमोरिन है उन्होंने इनका स्वागत ना किया होता तो शायद उनके पीछे और विदेशी ना आते और तो शायद हमें इतनी सारी गुलामी ना झेलनी पड़ती। खैर जो नेचर को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य में विदेशियों का स्वागत नहीं किया जाता था। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की बात है तो मौर्य साम्राज्य में भी किया जाता रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, विदेशियों का स्वागत नहीं किया जाता था। ये वर्ड्स, ये जो स्टेटमेंट है इतना आसान है, इसको तो आप वर्तमान से जो है रिलेट करके जान सकते हैं कि स्थल मार्ग से जल मार्ग हमेशा सस्ता होता है। वहाँ पे बहुत कम खर्चा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान है जो वस्तुएं हैं वो एक ही बार में कहीं से भी कहीं पहुँचाई जा सकती हैं। तो चाहे वो माल भाड़ा हो या इंसानों का भाड़ा हो, वो अपेक्षाकृत स्थल और वायुयानों से तो हमेशा सस्ता है, या सबसे सस्ता आज भी है और तब भी हुआ करता था। इसलिए ये गलत है कि जल परिवहन भू परिवहन से महंगा था, ये गलत है। लेकिन कीमतों में असर पड़ता था, ये सच है। स्थल मार्ग से कोई जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा परिश्रम करना होगा तो वो महंगा होगा, जाहिर सी बात है। उसे जगह जगह लोगों को टैक्स देना होगा, क्योंकि बहुत सारे देशों से, बहुत सारे राज्यों से, बहुत सारे रास्तों से गुजरने होते हैं, तो बहुत जगह जो है टैक्स देने से उनकी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। लेकिन समुद्र में टैक्स नहीं लगते हैं, तो अगर कोई समुद्र से या नदी से व्यापार करता था तो उसको टैक्सेस की बचत होती थी, प्लस उसको टाइम भी कम लगता था, तो ऐसे में ये चीज़ें सस्ती हो जाती थी। तो कीमतों में फर्क आता था, सही है, लेकिन जलीय मार्ग हमेशा से सस्ते थे और सस्ते हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये आपका चौथा पॉइंट जो है बच्चों ये गलत हो जाएगा, बाकी सही आपके सारे क्या है, सही है, तो आपका यही नहीं होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कथन है, इन पे विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन है जो सही है। पहला है पश्चिमी देश से व्यापार के लिए पश्चिमी समुद्र तट पर मुजरिस बंदरगाह था। क्या पश्चिमी तट पर, यानी कि वर्तमान में जो पश्चिमी घाट है, क्या वहां पे मुजरिस नामक बंदरगाह था जिससे पश्चिमी देशों से आयात निर्यात किया जाता था? दूसरा, कौटिल्य जल मार्ग से स्थल मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि संकट के समय सहयोग नहीं पहुंचाई जा सकती और इसमें खतरा भी ज्यादा रहता था। क्या ये सही है कि कौटिल्य कहते हैं कि जल मार्ग से ज्यादा सुरक्षित स्थल मार्ग है, क्योंकि जल मार्ग में हम जो है खतरा होने पर सहायता नहीं पहुंचा सकते? क्या ये सच है? तीसरा है व्यापारी 5% स्थानीय और 10% विदेशी माल से लाभ प्राप्त कर सकता था, इससे ज्यादा होने पर राजकोष में जमा करना होता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सही है। तो पहला बिल्कुल सही है, मुजरिस बंदरगाह बहुत बार आया है, ये पश्चिमी तट पे है या पूर्वी, तो ये पश्चिमी तट पर है बच्चों, तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है कौटिल्य, बिल्कुल सही है, जो कि
कि कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई भी इस तरह का संचार माध्यम नहीं था या ऐसे कोई माध्यम नहीं था कि हम तेजी से वहां पहुंच करके उनकी सुरक्षा कर सके। तो ऐसे में बड़े पैमाने पे लोगों की क्या होती थी, मृत्यु हो जाया करती थी। आपको पता है वास्को डी गामा के साथ बहुत सारे लोग आए थे और कई नाव से आए थे, लेकिन रास्ते में उनके बहुत सारे दोस्तों की मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे नाव उनके डूब गए थे, टूट गए थे समुद्री तूफानों से, समुद्री थपेड़ों से। इसके अलावा फाहियान के बारे में आपको आगे बताएंगे कि फाहियान खुद चीन जब वापस लौट रहे थे तो समुद्री तूफान में फंस गए थे और वो जो है कई दिनों तक या कहिए महीने भर वो समुद्र में ही फंसे रह गए और वहां से वो चाइना के बजाय इंडोनेशिया पहुंच गए थे और वहां पे वो 6 महीने रुकने के बाद फिर दोबारा जो है चाइना के लिए रवाना हुए। तो ये समुद्री रास्ते वाकई में बहुत खतरनाक होते थे। इसमें जाने के बाद यकीन नहीं होता था कि कोई बच के आएगा भी या नहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट है। तो कौटिल्य के हिसाब से जो कथन कहा गया है बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि वो खतरनाक है, जरूरत पड़ने पे हम वहाँ सहायता नहीं पहुँचा सकते, उससे अच्छा स्थल मार्ग है कि वहाँ पे सहायता पहुँचाई जा सकती है। तीसरा है, अभी इसके पहले मैंने बताया स्टेटमेंट कि स्थानीय वस्तुओं पर कोई व्यापारी होगा तो 5% का मुनाफा कमा सकता है। विदेशों से उसने माल मंगाया है तो टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो बेचेगा तो 10% का मुनाफा कमा सकता है। लेकिन इन दोनों के बाद यानी कि स्थानीय स्तर की वस्तुएं बेचने के बाद 5% का मुनाफा और विदेशों से आए वस्तुओं को बेचने के बाद 10% का मुनाफा कमाने के बाद से अगर ज्यादा मुनाफा होता है तो उसको क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को देगा, वो ले जाकर के इसको राजकोष में जमा करेगा। तो आपका ये तीनों पॉइंट सही है बच्चों। तो आपका तीनों ऑप्शन किसमें है, सेकेंड नंबर में। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माप तौल की इकाई घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है। इसमें से कौन सा वो क्रम है जो घटते क्रम में सही है और ये उस समय का तौल इकाई है, यानी कि इससे उस समय के वस्तुओं का या चीजों का तौल किया जाता था। तो ये घटते क्रम में आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है आढ़त। ये सिंबल बड़े का होता है, यानी कि इधर बड़ा बड़ा उधर छोटा, तो कौन सा होगा, आढ़त, प्रस्थ, कुटुंब, पल, स्वर्णमास। दूसरा है प्रस्थ, आढ़त, कुटुंब, पल और स्वर्णमास। तीसरा है स्वर्णमास, पल, कुटुंब, प्रस्थ और आढ़त। तो आई होप ये थोड़ा तथ्यात्मक है, इसको आपको थोड़ा सा रटना होगा, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर आपको पता है तो आप कुछ हद तक इसको सही कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो आढ़त है और जो सबसे छोटा है वो स्वर्णमास है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि ये जो ऑप्शन ए है ये सही है। और इसमें जो है घटते क्रम में बताया, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और सबसे छोटा माप का या जो तौल का इकाई है वो स्वर्णमास है बच्चों। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन और मतलब जो है सत्य नहीं है, यानी कि इसमें कोई ऐसा है जो असत्य है या गलत है। तो पहला है, शिल्पियों का संगठन श्रेणी कहलाता था, इसका प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। क्या ये सही है कि जो शिल्पियों का श्रेणी होता था, जो संगठन होता था, वो श्रेणी कहलाता था, शिल्पियों का संगठन श्रेणी और इसका प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। दूसरा है, व्यापारियों के संगठन का प्रधान सेठी होता था। तीसरा है, व्यापारी यात्रा सुरक्षा के लिए सहकारिता आधारित संगठन बनाते थे जिसका अध्यक्ष सार्थवाह होता था। क्या ये सच है? और चौथा है, सार्थवाह के साथ कुछ अधिकारी भी होते थे जिसे थल नियम कहा जाता था। तो आपको इसमें बताना है बच्चों कि कौन सा है जो सही नहीं है। आई होप आप इसमें जो है देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ बाय मिस्टेक सारे ऑप्शन सही हैं। आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ये सारे सही हैं। शिल्पियों का जो संगठन है ये श्रेणी कहलाता था और इसका जो प्रधान होता था वो ज्येष्ठक कहलाता था। व्यापारियों के संगठन का प्रधान सेठी कहलाता था, ये भी सही है। और जो आपका व्यापारी यात्रा सुरक्षा के लिए सहकारिता आधारित संगठन बनाते थे, क्योंकि उस समय जो व्यापारी इनका एक संगठन होता था, इनका अध्यक्ष भी होता था, तो इनका अपना न्यायालय भी होता था, ये बैंक के रूप में काम करते थे। यहाँ तक कि ये राजा को भी जरूरत पड़ने पे
पैसे लिया करते थे, यहाँ लोग उधार लेने के लिए या ज़्यादा पैसा होने पर जमा करने के लिए भी आया करते थे, जैसे वर्तमान में बैंक किया करते हैं। तो ये जो श्रेष्ठी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आप देख रहे होंगे ये व्यापारी हैं जो सामानों को खरीदते बेचते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये शिल्पी है जो सामानों का निर्माण करते हैं। तो इन शिल्पियों का भी संगठन है जो श्रेणी है और प्रधान ज्येष्ठक है, और व्यापारियों का भी संगठन है जिसका प्रधान ज्येष्ठी जो है सेठी है। और इनका सहकारिता आधारित एक तरीके से सहकारिता में होता है साथ साथ वर्क करना, यानी कि बहुत सारे व्यापारी हैं जिनको विदेशों में सामान खरीदना है बेचना है, तो सारे लोग मिल करके पैसा इकट्ठा करके अपने लिए अधिकारियों को नियुक्त करते थे कि वो उन सबकी सुरक्षा करता था, क्योंकि सारे लोग एक साथ टोली में चला करते थे और उनकी सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी। तो जो सुरक्षा देता था वो कौन होता था, वो सार्थवाह होता था। एग्जाम में आया बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्यापारियों को यात्रा के समय सुरक्षा कौन देता था, तो सार्थवाह देता था। लेकिन सार्थवाह कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं होता था, बल्कि ये उन अधिकारियों में मेन अधिकारी होता था जो सुरक्षा देते थे, और इसकी जो सहायता करते थे वो थल नियम होते थे, यानी कि ये सारे लोग सार्थवाह की मदद करते थे। और ये मेन अधिकारी है, ये इसके है साथ वाले लोग हैं, और ये दोनों मिल करके या ये लोग मिल करके इन व्यापारियों के काफिलों को सुरक्षा देते थे। और किससे सुरक्षा देते थे, तो आपको पता है कि पहले के टाइम में पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे, यानी कि जंगल बहुत हुआ करते थे, हर जगह पे जानवर हुआ करते थे, जंगली जानवरों की अधिकता हुआ करती थी, रास्ते जो होते थे बहुत दुर्गम हुआ करते थे, आज की तरह इस तरह से रोड नहीं हुआ करते थे, लाइट नहीं हुआ करती थी, पुलिस चौकी नहीं हुआ करती थी, कोई सुरक्षा नहीं होता था, मीलों लोग चले जाते थे, जो है घर नहीं मिलते थे, जंगल ही जंगल होता था। तो उन जंगलों में खतरनाक जानवर भी हुआ करते थे, डाकू हुआ भी करते थे, चोर लुटेरे भी हुआ करते थे, और मीलों दूरी तय करने के दरमियान उन्हें पानी की भी जरूरत पड़ती थी। कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगे तो उनको जो है सुरक्षित किसी स्थान पे टिकाने की या उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो बारिश में उनकी वस्तुएं ना भीगे, या कभी सूखा पड़ जाए तो पानी की आपूर्ति उन लोगों को कैसे हो, क्योंकि वो सारे टोलियों में चलते थे और खाने पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। डेली देखेंगे दैनिक जीवन में जिस तरह से जरूरत होती है वो सारे पानी की जरूरत होती है। तो ये जो काम करते हैं ये जानवरों से सुरक्षा करते हैं, डाकुओं से सुरक्षा करते हैं। और पहले के ज़माने में तो भूत प्रेत में भी लोग विश्वास करते थे, तो उन्हें लगता था कि ये भूत प्रेत से भी हमारी सुरक्षा करेंगे, और इसके अलावा पानी की कमी होगी तो उपलब्ध कराएंगे, पानी ज़्यादा यानी कि बारिश होगा तो ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इन सारी चीज़ों से एक तरीके से इन सब पे नियंत्रण के लिए ये लोग अपनी सहकारिता आधारित संगठन बनाते थे। उसका अध्यक्ष सार्थवाह होता था, और इसके जो मदद करने वाले होते थे थल नियम कहलाते थे। तो बच्चे यहाँ पे चार पॉइंट जो है वो सही है, इसमें मैं मिस्टेक हुआ है, मैंने इसको गलत नहीं किया है, तो ये आप चार सही करेंगे। आगे है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान दीजिए बच्चों, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला है गोप, यह गांव तथा जिले के बीच की इकाई के प्रशासन की देख रेख के साथ साथ लेखपाल का कार्य करता था, साथ ही जनगणना पशुगणना आदि भी करता था। क्या ये सच है? वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या ये सही है कि जो गोप है ये गांव और जिले के बीच की इकाई का जो है अधिकारी है, और ये क्या करता है, प्रशासनिक काम भी करता है, लेखा का काम भी करता है, और उस लेखा में जनगणना और पशुगणना भी करता है। मौर्य साम्राज्य ऐसा साम्राज्य है जहाँ पे जनगणना किया गया है और पशुओं की भी गणना की गई है। तो अगर एग्जाम में आए कि एंशियंट काल में सबसे पहले किस साम्राज्य के शासकों ने जनगणना और पशुगणना करवाया था, तो मौर्य साम्राज्य के शासकों ने कराया था। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है स्थानिक, इसका मुख्य कार्य भू राजस्व वसूलना, आधुनिक सहायक कलेक्टर की तरह, जैसे वर्तमान में सहायक कलेक्टर होते थे क्या वैसे ही स्थानिक हुआ करता था। इसके अलावा कह रहा है कि प्रादेशिक, जो वर्तमान में जिला कलेक्टर होते हैं क्या उस तरह से प्रादेशिक अधिकारी होता था, जो, और ये दोनों यानी कि आपका स्थानिक और प्रादेशिक, ये दोनों जो है समाहर्ता यानी कि चीफ कलेक्टर के अधीन होते थे। क्या ये सच है कि जो स्थानिक है और ये प्रादेशिक है, स्थानिक जो है वो सहायक कलेक्टर और प्रादेशिक जो है ये जिला कलेक्टर की तरह हुआ करते थे, और ये दोनों चीफ कलेक्टर के अधीन होते थे जिसको समाहर्ता कहा जाता था। क्या ये पॉइंट सही है? और आपका तीसरा है ग्रामीण प्रशासन, ये क्या करते थे, प्रशासन की सब
में लेखपाल और मुंशी सहायक के रूप में नहीं होते थे। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो गलत है बताएंगे बच्चों। तो पहला पॉइंट सही है, गोप का मैंने इसके पहले ही जो उल्लेख कर दिया कि जो गोप है ये गांव और शहर के बीच का इकाई है और वहाँ पे गोप और स्थानिक दोनों अधिकारी होते हैं और इनका अलग अलग काम है और ये बिल्कुल सही है। जो स्थानिक है वर्तमान के सहायक कलेक्टर की तरह होता था, प्रादेशिक वर्तमान की जिला कलेक्टर की तरह होता था और ये सहायक और जिला कलेक्टर ये दोनों चीफ कलेक्टर के अधीन होते थे और वो चीफ कलेक्टर उस समय समाहर्ता कहलाता था। ये पॉइंट भी सही है। ग्रामीण ये तो बहुत प्राचीन काल से ही इनकी परंपरा है, यानी कि सबसे छोटी इकाई गांव होता था और उसका जो प्रधान होता था वो ग्रामीण या मुखिया होता था और इनकी मदद के लिए गांव के जो सबसे श्रेष्ठ लोग या जो सबसे वृद्ध लोग होते थे, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते थे, वो इनकी मदद करते थे। आपने अगर मूवी देखी होगी कोई पुराने टाइम की, तो आपने उसमें देखा होगा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठते थे, उसमें मेन मुखिया होता था, उसके अगल बगल में उसको एडवाइस देने वाले या उसकी हेल्प करने के लिए और भी वृद्ध लोग या गाँव के प्रभुत्वशाली लोग हुआ करते थे और उनके निर्णय में या प्रशासन में या न्याय में मदद किया करते थे, क्योंकि स्थानीय स्तर का जो न्याय है, जो प्रशासन है, ये सारा जो है वो मुखिया ही देखता था और जो भी डिसीजन ले लेता था लोगों को उसको मानना पड़ता था। तो सही है, इनकी मदद के लिए वृद्धजन या ग्राम श्रेष्ठ हुआ करते थे और ये सबसे छोटी इकाई के सबसे मेन अधिकारी हैं। ग्राम प्रशासन में लेखपाल और मुंशी जो है सहायता के रूप में नहीं होते थे, ये गलत है, क्योंकि सारे अधिकारी एक दूसरे से जो देखेंगे कनेक्टेड हैं। छोटा अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी से, वो बड़ा अधिकारी और बड़े अधिकारी से आप देख सकते हैं। स्थानिक सहायक कलेक्टर है, प्रादेशिक जिला कलेक्टर है और ये दोनों चीफ कलेक्टर के अधीन है। आप देख रहे हैं वो ये अपने से ऊपर के अधिकारियों के अधीन है और आप देखेंगे जो प्रादेशिक है और जो युक्त है, जो रज्जुक है, इनका भी अलग अलग काम है। युक्त जो है वो पैसे की हेरा फेरी को देखता है, रज्जुक जो है वो ग्रामीण स्तर तक के प्रशासन को देखता है, जो प्रादेशिक है वो इन सब पे नियंत्रण रखता है और इन सारी चीजों को राजा तक पहुंचाता है। गांव का जो प्रधान है वो मुखिया है या ग्रामीणी है, उसकी मदद के लिए वृद्धजन है। इसके अलावा गांव में और भी छोटे अधिकारी हैं, लेखपाल और मुंशी भी हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने से ऊपर के अधिकारियों की सहायता करते हैं। सहायता के रूप में नियुक्त किया गया, सहायक के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सहायक नहीं होते थे, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और बाकी सारे सही हो जाएंगे। आई होप बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में